नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, आज बात करेंगे बाल विकास के प्रीव्यू ईयर पेपर जो पहले पिछले वर्ष के पेपर हो चुके हैं, उसी सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। तो प्रीव्यू ईयर के पेपर चलेंगे, आज मॉडल पेपर मॉक टेस्ट होगा। थोड़े प्रश्न आज चला जाएंगे और थोड़े अगले क्लास में चला जाएंगे, क्योंकि एक साथ सभी प्रश्नों को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो चलिए क्या करिए, एक बार जल्दी से आज ये बता दें कि आज के जो प्रश्न होने वाले हैं टोटल एनसीईआरटी के तर्ज पे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या माना है यहाँ पर आपकी राय नहीं चलेगी। तो क्या करिए, हर एक प्रश्न को सोच समझ के दीजिएगा और आपकी तैयारी कितनी उच्च हुई है आज पता चलेगा, क्योंकि आज मॉडल पेपर आप यहाँ पे जो सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि अब मॉडल पेपर चलेंगे आप लोगों के, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या करा है जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जय माता दी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है पहला प्रश्न, जय माता दी। देखिए, हर एक प्रश्न आप लोगों को एनसीईआरटी के तर्ज पे देना है, अपने आप का आज नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है, आपका राय नहीं चलेगा। टोटल एनसीईआरटी ने क्या माना है, क्यों माना है, उन पे विचार करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा। तो मैं आज अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया, इसलिए आज आप अपने लंच बॉक्स को हमारे साथ साझा कीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये कथन किसके अभिविन्यास प्रारूप के अवस्था में दर्शाता है। तो पहला करा है कि कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, दूसरा करा है कि आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अच्छा होना परंपरागत, और यहाँ पे चौथा करा है कि आदान यहाँ पे प्रदान और परंपरागत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहले आंसर पहला ही आप लोग एकदम सही करते चलिएगा, क्योंकि पहला प्रश्न गलत होता है तो आप में एक नकारात्मक सोच बैठ जाती है। तो पहला प्रश्न देखिए, आप लोग खुद प्रतिभाशाली हैं, यहाँ पे किशोरावस्था से ऊपर चल रहे हैं, तो हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा। देखिए, इसका आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा। देखिए, कानून यहाँ पे किसी डर की या फिर किसी की आज्ञा मानने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कानून नहीं होगा। आज्ञा पालन भी इसी के साथ जाएगा, कानून उन्मूलन के साथ जाएगा। परंपरागत तो होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उसी को मानते हुए। लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छा होना, देखिए आपने अच्छे होने के लिए उसके साथ यहाँ पे जो नूर थी उसने अच्छा दिखने के लिए उसके साथ उसने लंच बॉक्स साझा नहीं किया था। ठीक है, उसे भूख लगी थी इसलिए उसने नहीं लाया था, तब उसने साझा किया था। लेकिन चौथा देखिए, पहले नूर ने साझा किया, आदान किया, फिर इसके बाद उसे प्रदान किया। मतलब क्या है कि उससे लेने का और देने का कार्य ये परंपरागत के अंतर्गत आएगा, कि आपने किसी को दिया है तो उसके बदले में कुछ आपको चाहिए। यही होता है। जैसे क्या होता है कि आप सामान लेने जाते हैं, तो सामान जब लेके कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत यही आता है कि जब आप किसी को कोई वस्तु देते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे कोई चीज प्राप्त करने की सोच रखते हैं। तो आप जब विद्यालय या फिर कहीं देखिए मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो आप 10 रुपये देंगे तो आप उसके बदले में कुछ ना तो कुछ लेंगे। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि नैतिक विकास कोहलबर्ग के अनुसार कि आदान प्रदान, पहले मैंने आपको दिया उसके बदले में आपको भी कुछ देना पड़ेगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए दूसरा ये करा है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। देखिए, पहला करा है कि जेंडर विभेदीकरण, दूसरा करा है कि जेंडर भूमिकाएं, तीसरा करा है कि जेंडर पहचान, चौथा करा है कि जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए, आज के प्रश्न हर एक टॉपिक, सी टेट का जो पेपर होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर स्टेट, ठीक है, हर स्टेट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से पास कर लेंगे तो किसी भी अदर राज्य में जाकर आप जॉब कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर क्या जाएगा दूसरे का। देखिए, जेंडर विभेदीकरण की बात कर रहा है, जबकि बांटने की बात कर रहा है। यहाँ पे बांटने की आप प्रश्न में कह रहा है कि उपयुक्त प्रारूप, यानी देखिए समाज में क्या है उसे बांटने की बात नहीं कर रहा है, तो ये तो हमारा गलत है। समाज में लिंगों के उपयुक्त माने जाने वाली कौन सा क्या है उसके बारे में बात किया है। जेंडर भूमिकाओं की बात किया है कि उसकी भूमिका, देखिए लड़के क्या कर सकते हैं, लड़कियां क्या कर सकती हैं, ये भूमिकाओं को दर्शाता है, जबकि ये गलत है। जेंडर की पहचान करना कि ये लड़का है ये लड़की है और ये कार्य ये कर सकता है और वो कार्य लड़का कर सकता है लड़की कर सकती है, तो ये भी गलत है। लेकिन राइट आंसर जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। ये मानसिकता बैठ गई है हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण की। देखिए, कोई कार्य लड़का ही कर सकता है लड़की नहीं कर सकते, कोई कार्य लड़की ही कर सकती है लड़का नहीं कर सकता, ऐसी मानसिकता बैठ गई है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे रूढ़िवादिता के साथ जाएगा, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता के साथ। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, करा कि हाल ही में पाठचर्या में ये ऐसी कहानी
कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास, देखिए विवेकशील का मतलब ये होता है कि तर्क के आधार पे प्रयास किया गया, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता साहसी, साहसी का मतलब ये है कि घर के बाहर में जो, घर के अंदर जो माता कार्य करती है, उसके बावजूद भी घर में जो बाहर जो होता है, खेती बाड़ी की जो हो गई, सर संभालना हो, इसके कार्यों में भी गतिविधियों में करती है। तो इस कदम की महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला करा कि जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाना। सशक्त का मतलब ये है कि जेंडर जो है वही रहेगा कि आप कर सकते हो, ये कार्य वो नहीं कर सकते, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा करा है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। देखिए समाप्त तो करेगा, इसे होल्ड पे रखेंगे या देख लेते हैं इससे ज्यादा कोई अच्छा प्रश्न मिल जाए तो हो सकता है वो भी गलत हो गया, इसे हम लोग क्वेश्चन मार्क पे रखेंगे, यानी छोड़ेंगे इसे, हो सकता है सही भी हो सके। अब देखिए तीसरा करा कि ये जेंडर स्थिरता को देखिए करा कि प्रोत्साहित करता है। देखिए अब यहाँ पे बात फंसी, प्रोत्साहित करता है यानी रोकने का कार्य करता है, इसे भी होल्ड पे रखेंगे। और चौथा करा कि ये जेंडर विभेदी, देखिए विभेदीकरण का मतलब ये बांटने का कार्य करा, जो कि गलत है। अब आपको फैसला करना है कि राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा या फिर दूसरा होगा। यहाँ पे देखिए समाप्त करने की बात करा है, यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात करा है। देखिए समाप्त तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, एक बार जो हो गया वो हो गया। जब संविधान में समाप्त नहीं कर सकते, संविधान में केवल एक पेज संशोधित करके जोड़ जा सकता है, उसे हटाया नहीं जा सकता है, उसी तरह जो लिंग विभेदीकरण है उसे आप क्या करेंगे, समाप्त नहीं कर सकते। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। जेंडर को इसका प्रोत्साहित मिल सकता है कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हो, आपको भी करना चाहिए, ये कर सकते हो, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, दूसरा हमारा गलत होगा। ठीक है, राइट आंसर तीसरा होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को जी। चौथा देख लेते हैं क्या करा है, हर एक प्रश्न को, मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक प्रश्न को, हर एक जो उसका भाग है उसको जानने के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे आज के प्रश्न, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर पर सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए क्या कहा है कि वाइगोस्की का समीपस्थ का सिद्धांत आप लोगों को पता ही है कि उसे सहारा दिया जाता है। ठीक है, जब बालक फंस जाता है तो वाइगोस्की के अनुसार पूछा है, तो वाइगोस्की के अनुसार जब यहाँ पे वयस्क, वयस्क का मतलब होता है बड़ो, आपसे बड़ा। समवयस्क का मतलब होता है कि आपके समान, और जो वयस्क होता है तो आपसे बड़े, बड़े के द्वारा आपका कोई कार्य पूरा कराना। ठीक है, वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना, तो ये क्या कहलाएगा। देखिए पहला कह रहा है कि खोजपूर्ण अधिगम कहलाएगा, और समीपस्थ का विकास का क्षेत्र कहलाएगा, ढांचा निर्माण कहलाएगा, ढांचा में होता है निर्माण कार्य, और यहाँ पे कह रहा है कि अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए हर एक प्रश्न आप लोगों को सही करते जाना है, सोच के समझ के, क्योंकि ये मॉडल पेपर चल रहा है, याद रखिएगा मॉडल पेपर चल रहा है, पिछले वर्ष का चल रहा है, तो गलत नहीं करना है यहाँ पे। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे का, दूसरे के साथ जाएगा समीपस्थ का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक की क्या होती है, क्रिएटिविटी को देखा जाता है, फिर इसके बाद सहारा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सहयोग देने की बात कहा है तो समीपस्थ के अनुसार जब बालक किसी कार्य को करता है, ठीक है, ये बालक को मान लेते हैं बीच में केंद्र में, फिर इसके बाद किसी कार्य को करता है, यहाँ पे देखिए इस तरह से समझेंगे, ये बालक ने शुरू किया किसी काम को, करते चला गया और बीच में पॉइंट छूट गया। ठीक है, छूट गया, अब इसे ये पूरा करना है। ठीक है, तो अब जब आप इस पॉइंट को भरेंगे, पूरा करेंगे, तभी ये सहारा देना हुआ बालक के। ठीक है, तो जब बालक कार्य करता है उसमें कहीं उसकी गलतियां हो जाती है, वो रुक जाता है उस कार्य को करने के बाद, तो आप जब उसके समवयस्क हैं, उससे जो बड़े हैं, उसको सहारा देते हैं, मतलब बताते हैं, तो क्या होता है, वहां समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, यानी बालक के ज्ञान को पूर्ण किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवें देखिए, लाइक तो जरूर करिएगा, सभी लोग आज लाइक करिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अपने अपने साथियों से एक जरूर करवाइएगा। यहाँ पे देखिए पांचवा कराए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक स्तर तर्क किस अवधि पर विकसित होता है। तो पहला करा कि संवेदी चालक अवस्था, दूसरा करा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा करा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा करा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का हमारा होगा जी। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पहले ये देखिए संज्ञानात्मक निगमन, यहाँ पे देखिए निगमनात्मक, निगमनात्मक में होता है निगमन, निगमन, और निगमन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आप उच्च कक्षाओं में करते हैं। तो उच्च कक्षाओं में किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है तर्क करेगा बालक उच्च कक्षाओं में। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अमूर्त के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे जीन पियाजे के 4 स्तर बताए थे, संवेदी पेशी गामक अवस्था, फिर इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही आपको 4 स्तर में याद करना है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करा है कि के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक यहाँ पे प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव का
को समझना आवश्यक है। किसके द्वारा? यहाँ पे कह रहा है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, जीन पियाजे ने कहा है, लेव वाइगोस्की ने कहा है, बंडूरा ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि सामाजिक स्तर की बात किया है तो किसकी सामाजिक स्तर की बात किया है? बालक की, बालक के सामाजिक स्तर की बात किया है। और किससे किया है? समाज में रहकर, समाज में रहकर बालक की एक्टिविटी को कैसे जाना जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है, इसके सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को कैसे समझा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहले ने कहा था, दूसरे ने कहा था, तीसरे ने या फिर चौथे ने। देखिए छठे का जो राइट आंसर जी राइट आंसर जाएगा इसका छठे का, पहले के साथ जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सांस्कृतिक, नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत जाएगा, वाइगोस्की के साथ नहीं जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा अगला क्या करा है। जो 7वां प्रश्न है, देखिए 7वां ये करा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। 6 से 8 का मतलब ये है कि उच्च कक्षाओं की बात कर दिया। देखिए यहाँ पे पॉइंट को घुमा दिया है, 6 से 8 दिया है। तो कितने लोग ये 6 से 8 को देखकर ये भूल जाते हैं कि प्राथमिक स्तर की बात किया है कि उच्च स्तर की बात किया है। तो जब 6 से 8 की ओर जाएगा तो बालक उच्च कक्षाओं में प्रवेश कर लेगा। तो उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए क्या होना चाहिए? पहला करा कि तार्किक बहस का प्रयोग करते हुए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा करा कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। और यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा करा है कि एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग। देखिए केवल शब्द दे दिया यहाँ पे तो आप क्या करेंगे? तुरंत काट देंगे। हमने कई बार बताया कि जहां पर भी केवल शब्द आ जाए तुरंत काट दीजिए बिना हिचके हुए, ठीक है। अगर निगेटिव पूछा है तो उसे ही सही कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि चौथा हमारा कहा है 7वें का कि केवल, देखिए फिर केवल आ गया, इसे भी काट दीजिए। अब आपकी लड़ाई जो रह जाएगी केवल 2 प्रश्नों में रह जाएगी। तो 2 ऑप्शन में रह जाएगी, तो 2 ऑप्शन तो आप बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ देख ही सकते हैं कि हमारा दूसरा राइट आंसर होगा। क्योंकि ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिस जो तर्क के आधार पे हो। और कक्षा यहाँ पे 6 से 8 तक की बात किया है, जो कि उच्च कक्षाओं में बालक हैं, उच्च कक्षाओं में बालक हैं, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो तो विकसित हो ही सकती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है? देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुबुद्धि से प्रश्न आ गया है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत ये कराता है कि आपके समस्त ज्ञान, आपकी समस्त संरचनाएं, आपका समस्त विज्ञान, यहाँ पे जो विकास होता है उनको शामिल करना बालक में। तो यहाँ पे देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? पहला करा है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा करा है कि दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। और तीसरा करा कि संगीतमय यहाँ पे अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, तालमेल, सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने के लिए प्रशंसा करना। और चौथा करा है पैटर्न को खोजने। देखिए अब देखिए यहाँ पे कैसे आप लोग फंस जाते हैं। देखिए कितने लोगों का जो कमेंट आया था, स्टेटस पे लगाए थे हम वहाँ पे व्हाट्सएप पे, तो उसमें देखिए बहुत लोगों का गलत आया था। बहुत लोगों का गलत कैसे आया था? यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए लंबा तो है ये, देखिए इसमें गुणों को उत्पन्न करने यानी उसके विकास की बात कर दिया है। लेकिन प्रश्न हमारा क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे गणित की बात किया है। तो गणित में क्या उसकी सौंदर्य परक आती है? नहीं आती है। यहाँ पे देखिए सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता दृश्य देखकर नहीं होती है। यहाँ पे देखिए ध्वनि, ये देखिए स्थानिक से आएगा, तार्किक से आएगा, कलात्मक से आएगा, इन सभी संगीतकार से आएगा। लेकिन यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि के सिद्धांत यहाँ पे गणित से पूछा है। तो राइट आंसर पैटर्न की खोज। पैटर्न की खोज के मतलब जो है आपका जो सब्जेक्ट है गणित से संबंधित, यहाँ पे गणितीय बुद्धि वाला पूछा है ना। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां हमारा यहाँ पे क्या करा है? देखिए प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा, अगर प्रश्न अच्छे से पढ़ते हैं। हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए 9वां हमारा ये करा है कि यह प्रक्रिया किस, यहाँ पे जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला करा है समाजीकरण कहलाता है, समावेशन कहलाता है, मुख्य धारा से जोड़ने वाला कहलाता है, विभेदीकरण। अब देखिए हर एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हर एक जो ऑप्शन दिया है उसका मतलब क्या होता है। अब पूछा क्या है? देखिए कह रहा है कि आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, उन्हें समाज के जिम्मेदार, क्रियाशील, यानी देखिए समाज में किस प्रकार से रहना है। तो इसका देखिए यहाँ पे देखिए विभेदीकरण कर रहा है कि समाज में रहकर आप बांटने का कार्य करेंगे, बांटने का कार्य करेंगे, ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा करा है मुख्य धारा से जोड़ना, यानी किसी एक कार्य के लिए जुड़ना। यहाँ पे देखिए जुड़ने की बात करा है, तो यहाँ पे जुड़ने की बात नहीं करा है, समाज में रहने की बात करा है। समावेशन, ढलने की बात करा है, यहाँ पे ढलने की बात करा है। जबकि समाजीकरण में आपका संपूर्ण विकास होता है, आपका परिवेश होता है। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम राइट आंसर है जी। एक बार इसी बात पे जय माता की नाम लेकर एक बार लाइक जरूर कर दीजिए जितने लोग नहीं किए, ठीक है। एक बार जय माता दी बोल दीजिए सभी लोग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे
10 का हमारा क्या करा, देखिए 10 का ये करा कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला करा है कि व्यक्तिगत, यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दूसरा करा है कि परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा करा है कि मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तीसरा करा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रियाओं के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा 10वें का जी। देखिए यहाँ पे हर एक टॉपिक को देखेंगे, हमने पहले ही कहा था प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है। देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के निम्नलिखित कथन सही है, उसके बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे करा व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र यानी किसी एक पे बल दिया है। हमने कहा जहां पर एकमात्र हो, केवल हो, के लिए हो, न हो, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो पहला हमारा गलत हो गया। देखिए परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित कर, देखिए परिवेश ही केवल आपके विकास में पूर्ण भागीदारिता नहीं निभाती है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए मानव विकास को न तो, देखिए न की बात कर दिया है, न तो प्रभावित करता है, दोनों प्रभावित करता है, जो कि आपका गलत है। अगर तीनों गलत हो गया, राइट आंसर जाएगा बिना सोचे समझे। हम लोग जल्दी नहीं, जल्दी क्या करेंगे, चौथे को सही करेंगे। ठीक है, चौथे को हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखिए 11 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसे आप लोग पहले पढ़िए, फिर इसके बाद देखिए क्या करा है। देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे। कैसे गलत करेंगे चलिए देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा पूछा, एक की बात किया है। ठीक है, अब देखिए बात किया क्या है कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अब देखिए ज्ञान की संरचना की जाती है, यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों के द्वारा अपने ज्ञान की रचना स्वयं की जाती है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। और दूसरा करा है कि विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। और चौथा करा है कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण। देखिए जब तक बालक विद्यालय में नहीं जाएगा तब तक क्या करेगा, ज्ञान का अनुसरण नहीं कर सकता। क्या ये बताइए आप कि जब बालक घर में रहता है तो उसको आप अधिगम न कराएं, केवल अनुकरण के द्वारा ही सीख सकता है क्या, नहीं सीख सकता है ना। तो अब बताइए कि राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा या फिर चौथा। पहला हमारा, तीसरा तो गलत है। राइट आंसर बताइए कौन सा है। देखिए हमारे अनुसार तो ये जाएगा, जब तक आप बालक का यहाँ पे क्या करेगा, अनुसरण नहीं करेगा शिक्षक का, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा जी। राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता होता। ठीक है, क्योंकि बालक जब विद्यालय में जाता है तो क्या करता है, वहां पे अधिगम प्राप्त करने के लिए जाता है निष्क्रिय रूप से, यानी किसी दबाव में नहीं। ठीक है, वो अपने अधिगम के भंडारण को, शक्ति को बढ़ाने के लिए जाता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, चौथा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 के ऑप्शन पे देखते हैं 12 का क्या करा है। 12 की ये करा कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन। देखिए समग्र मूल्यांकन का मतलब है कि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण की बात किया है। संपूर्ण की बात क्या है, संपूर्ण मूल्यांकन क्या शामिल है, में क्या शामिल है। पहला करा कि केवल संरचनात्मक। देखिए हमने पहले ही कहा कि जहां पर केवल आए तुरंत काटिए, काट दीजिए। केवल संरचना, देखिए इसे भी काटिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा करा कि ना तो संरचना, देखिए फिर वही बात किया ना तो, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे। इस पे विचार नहीं करना है क्योंकि केवल दिया है तो मैंने पहले ही बता दिया है, ना तो संरचनात्मक ना हो संकल्पात्मक। देखिए संरचनात्मक जब आप विद्यालय में जाते हैं तो यहाँ पे मूल्यांकन होता है, तो उनका जो क्या करता है, निर्माण किया जाता है, जो उनकी कठिनाई उसे जाता जाता है, तो ये भी होगा। तो हमारा तीसरा गलत है, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13% पे देख लेते हैं। 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। सभी लोग आज अपना स्कोर बताएंगे, सभी लोग चले जाते हैं लेकिन आज आपको स्कोर बताना है, बिना बताए नहीं जाना है। 13 का हमारा करा है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाण का रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि आपकी कक्षा में एक बालक है, उस विद्यार्थी को आप विभिन्न तरीके के बारे में बताते हैं कि ये देखिए कि आपके वर्ग के लोग कितने अच्छे से कार्य किए और इस मुकाम तक पहुंचे। इसे प्रभावी यानी इस पे पहल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला करा हमारा कि उसके प्रकार के सरोकार को यहाँ पे अनदेखा करना चाहिए। जो बालक सोचता है उसको अनदेखा करना चाहिए, तो ये गलत है, पहले ही ऑप्शन गलत कर दिया हमारा।
दूसरा करा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच, यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता। देखिए हर एक विद्यार्थी जो होता है, जो सामाजिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग से मतलब है जाति से ऊपर, संस्कृति से ऊपर, इन लोगों को क्या करना है, आपस में क्या करना है, आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के तो आप इस धर्म के तो क्या करना है, कंपटीशन कराना है। कंपटीशन कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका नकारात्मक जो रवैया वो उत्पन्न होगी, जिसमें बालक में क्या होगी, एक सोच, नकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। और क्या करेंगे आप, तो वहाँ पे करा देंगे, लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप क्लास से बाहर जाएंगे यानी जाएंगे, तैसे क्या करेंगे, आपस में लड़ जाएंगे। तो ये हमारा गलत है, ठीक है, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। कह रहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर अन्य, देखिए ये तो हमारा गलत हो गया, पहले ही पढ़ाई छोड़ देंगे तो आप अधिगम कैसे कराएंगे, ठीक है, तो ये तो गलत होगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा विभिन्न रोल मॉडल के, यानी आप उद्देश्य दीजिए, स्वामी विवेकानंद का दीजिए, ठीक है, बछेंद्री पाल का दीजिए, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एपीजे अब्दुल कलाम जी का, वो नहीं होते तो आज हमारा देश इतना विकसित नहीं होता, आज हमें हर देश आंख दिखाता। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आप एक साथ पूरे विश्व से लड़ सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और सलाम भी करते हैं उनको, एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि उनके द्वारा ही क्या हुआ, देश आज इतनी प्रगति कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ उनकी भावना अलग है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को देखो, ठीक है, पीछे मुड़ के मत देखो। तो वही कार्य आप लोगों को करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 14 का ये करा कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला करा है कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा सशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया और सहानुभूति करेंगे। ये तो हम काट देंगे तुरंत, किसी के प्रति आप दया और सहानुभूति नहीं करेंगे, उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया, ठीक है। और पहला भी गलत है। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा कि बच्चे को अपाहिज मंदबुद्धि बच्चे को वर्गीकृत करने की बांटने की बात करा है, जो कि गलत है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चौथा हमारा कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली योग्य बच्चों को ऊपर जाए। देखिए केवल प्रतिभाशाली, यानी देखिए केवल आ गया तो इसे काट देंगे, सभी बच्चों को एक समान लेकर चलना चाहिए। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा राइट आंसर होगा जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। विश्वास करना चाहिए कि हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है। किसी की कैपेसिटी अधिक होती है सीखने की, किसी की कम होती है, ठीक है। इसके आधार पर यह नहीं देखना चाहिए कि कोई बालक सीख सकता है या नहीं सीख सकता है। हमें यह देखना चाहिए वो किस तरह से सीख रहा है, अपना शिक्षण विधि बदलना चाहिए ताकि वो भी समान बच्चों के साथ एक क्रम में आगे बढ़े। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये करा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। सृजनात्मकता का मतलब ये है कि बालक किस प्रकार से सीख के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि बालक अपनी योग्यता को किस प्रकार से प्रदर्शित करा, तो उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, ठीक है। पहला करा कि अपसारी चिंतन पर बल देकर। देखिए बल देकर बात किया है, याद रखिएगा बल देने की बात कहा है, केवल और बल, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपसारी चिंतन, देखिए अपसारी चिंतन में होता है आप कोई एक प्रश्न बोलें उसका उत्तर भी एक ही होगा। अभिसारी का मतलब होता है कि कोई भी प्रश्न बोले उसका उत्तर कई हो सकता है, बालक अपने अनुसार दे सकता है, ठीक है। तो उत्तर एक हो कई प्रकार से। और यहाँ पे देखिए करा तीसरा कि अनेक परिपक्षों को प्रोत्साहित करने पर मूल विचारों को महत्व देना। और यहाँ पे चौथा करा कि विद्यार्थियों को जोखिम लेने, चुनौती लेने के समान है प्रोत्साहित करना। हतोत्साहित जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है, और प्रोत्साहित करना एक सकारात्मक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देंगे। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे आप लोग। आज जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका कि होगा क्या। और बता दें कि कल के उत्तर आप लोगों के लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्या करिए, आप लोगों को पता है कि 9 बजे रेगुलर क्लास चलती है, चाहे जो हो जाएगा, लेकिन क्लास चलती ही रहती है। तो चलिए देख लेते हैं कल के जो प्रश्न आपके थे वो कौन था। यहाँ पे देखिए कल के जो प्रश्न थे वो ये था कि महेश्वरी, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि महेश्वरी पाणिनि के सूत्रों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे 18 थे, 14 थे, 20 थे, 24 थे। देखिए राइट आंसर जाएगा 14 के साथ जाएगा। देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए उमेश जी का पहला आया है जो कि गलत है, दूसरा राइट आंसर था। यहाँ पे देखिए दूसरा होगा हमारा, यहाँ पे 14 है, ठीक है, आपने 20 मारा है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर देखिए उमेश जी का गलत है। आरती पांडे जी का भी देखिए सही आ गया, दूसरा 14 है। 15 का यहाँ पे प्रीति जी का चौथा है जो कि हमने 16 पूछा है। विनीता कुमारी जी का भी देखिए विनीता जी का आ गया है यहाँ पे 16 का, यहाँ पे दूसरा जो कि राइट आंसर है। वैष्णो जी का भी देखिए आ गया है दूसरा जो कि राइट आंसर है। दीपा सिंह का भी दूसरा है जो कि राइट आंसर एकदम है।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे वैष्णो जी का 14 का देखिए आया है, जबकि यहाँ पे 16वां का पूछा गया है। राधा साहू जी का भी देखिए यहाँ पे 16 का 14 आए हैं, जो कि राइट आंसर है। विनीता जी का भी देखिए 16 का दूसरा है, जो कि राइट आंसर है। विनीता जी का 14 है। मैसूरी सूत्रों की संख्या 14 होती है। अयुड़ रिलीक हैवरट लड़ यम गणनम झबज जब गढ़ 10। यहाँ से हल, ये सब जो प्रश्न आते हैं ये यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर से मिलते हैं, ठीक है, पाड़नी के सूत्र जो होते हैं। और यहाँ पे देखिए आरती जी के 14 यहाँ पे बता दिए हैं, आरती पांडे जी 14 बताएं, जो कि राइट आंसर, सूत्रों की संख्या 14 है। दिलीप कुमार जी का भी देखिए यहाँ पे 14 है, बता दिए बी, जो कि राइट आंसर है। अब बात करेंगे यहाँ पे वैष्णो जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे ओके बोलिए, और राधा जी का 14 आया है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे दूसरा आया है, 14 होगी। 16 का 14 आया है पूजा जी का, और उमेश जी का भी, उमेश पटेल जी का भी देखिए 14 सही, 14 में से यहाँ पे 11 सही हुए हैं इनके, जबकि इनको आंसर भी बताना था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे देखिए आज की क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू आपको भी दिलीप कुमार जी। और विनीता जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे। आज मेरे 2 गलत हो गए, गलत मत करिए, सभी लोग सही करिए। और यहाँ पे पिंकी जी का भी देखिए 16 आ गया है, 14 का 14 सूत्र होते हैं 16 का, और पूजा जी का भी 14 का 14 सूत्र होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे विजय पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे 16 में से 14 सही हुए, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा इनका। और यहाँ पे वैष्णो जी का बेस्ट क्लास, थैंक यू आपको। और बता दें कि वैष्णो जी का फिर 14 का, यहाँ पे 16 का 4 बताइए, 4 बताइए जो कि गलत है, लेकिन यहाँ पे 14 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने गलत बताया, 16 का 4 नहीं होगा, दूसरा राइट आंसर होगा। 16 का यहाँ पे देखिए 14, यहाँ पे 16 का बी, और यहाँ पे देखिए 14 सही राइट आंसर हुए हैं यहाँ पे विनीता जी का। आगे बढ़ते हैं, नाइस क्लास, थैंक यू आपको। और यहाँ पे विजय जी का भी देखिए आ गया 16 का 2, और आरती जी का भी यहाँ पे 14 आए हैं। उत्तर नीचे दिए गए हैं, 15 का आप लोग उत्तर बता दीजिएगा कि कौन सा उत्तर आज का सही है। और आज के लिए आप लोगों को इतना ही, और अगली क्लास जल्द ही चलाई जाएगी, पिछले वर्ष के मॉडल पेपर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय माता दी, गुड नाइट।